है, लेबर सस्ती है, कॉस्ट उनको कम पड़ती है और चाइना नई टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर रहा है। लिहाजा चाइना को इस बात की एक बढ़ोतरी है, एक फ़ायदा है उसको कि उसके पास से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। अब उसको रोकना कैसे है? वो टैरिफ के ज़रिए से रोकते हैं अमेरिकन, या टैक्सेस लगाए जाते हैं, या कोशिश की जाती है कि तजारती खसारे को किसी तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि चीन ज़्यादा चीज़ें बनाकर दुनिया को भेजता है और कम चीज़ें दुनिया से लेता है। चीन दुनिया से रॉ मटेरियल उठाता है और उसको ज़बरदस्त प्रोडक्ट में तब्दील करके कई गुना उसकी वैल्यू एडिशन करके वो चीज़ें दुनिया को भेजता है। तो बहरहाल ये तो मामला हैं, मैं इनके ऊपर डिस्कशन फ्यूचर में भी हम करते रहेंगे, बड़ी डिटेल में चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आबना हुर्मुज़ में जो ईरान का दबाव है वो काफ़ी हद तक अब काम कर रहा है। एक तरफ यूरोपीय ममालिक पे और दुनिया के दीगर कई ममालिक पे इस बात का दबाव आया कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से उन ममालिक की इकॉनमीज पे असर पड़ा है और अमेरिका भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों को कायल कर रहा है। जो लेटेस्ट एक खबर आई है कि इटली और बरतानिया को कुछ हद तक अमेरिका ने कायल किया है, वो अपने बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ की जानिब भेज रहे हैं, लेकिन किसी भी मुल्क ने अभी तक ईरान के साथ जंग लड़ने की हामी नहीं भरी। किसी मुल्क ने यह नहीं कहा कि वो ईरान के साथ जंग लड़ सकता है या ईरान के साथ जंग लड़ेगा। ईरान जंग के दौरान एक बहुत बड़ा दावा सामने आया और ये दावा नेतन्याहू के ऑफिस की जानिब से सामने आया। नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म है, उसके दफ्तर की जानिब से एक बयान सामने आता है कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान यूएई का सफ़र किया था और वहाँ पे यूएई के हाकिम से उनकी मुलाकात भी हुई थी। यूएई ने इसकी तस्दीक नहीं की बल्कि इसकी तरदीद कर दी है, जबकि इसराइली मीडिया और अमेरिकन मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि यूएई में नेतन्याहू ने दौरा किया और ये 26 या 27 तारीख का दौरा है और बाकायदा इसके अंदर जो फ़िज़ाई सफ़र है उसकी तफसीलात भी बताई जा रही हैं कि नेतन्याहू पहुंचा यूएई में और उसने जंग के दौरान यूएई का दौरा किया और वहाँ हुकाम से मुलाकातें की। इसके ऊपर ना ईरान का एक स्टेटमेंट आया। ईरान का ये कहना है कि हम तो पहले ये चीज़ें जानते थे और हम पहले से ये बातें कह रहे थे। अब इराक़ची इस पर क्या कह रहे हैं ज़रा आप ये देखिए। बीबीसी ने इसको छापा, उन्होंने कहा जी अजीम ईरानी कौम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ और इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है, ये अब्बास इराक़ची ने कहा है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे के हवाले से जो खबर है उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नेतन्याहू ने अब खुलकर इस बात का इंकशाफ कर दिया है जिससे ईरान के सिक्योरिटी इदारे काफ़ी अरसा पहले ही क़यादत को आगाह कर चुके थे। इराक़ची ने सख्त लहजे में अपने स्टेटमेंट में कहा कि अजीम ईरानी कौम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है और इस रस्ते में इसराइल के साथ ताउन और गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। उनके अपने बयान में मजीद कहना था कि जो अनासर इसराइल के साथ मिलकर तफरका फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा और मुत्तहदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक के लिए एक वाज़े पैगाम समझा जा रहा है उनका ये स्टेटमेंट। बहरहाल यूएई ने कहा जी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मुलाकात नहीं हुई और कोई दौरा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अब इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने ये बात कर दी है और साथ साथ इसकी तस्दीक जो है वो अब ईरान भी कर रहा है कि हमें भी इस बात का पता था, तो यूएई की एक तरदीद है। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। बहरहाल यूएई ने एक और काम किया है, ये ज़रा तस्वीर आप देखें। यूएई ने ये जंगले लगा दिए हैं अपनी ऑयल तनसीबात के आसपास, जो उनकी कीमती जगह है जहाँ पे अटैक हो सकता है ड्रोन का। तो ईरानी ड्रोन से बचने के लिए या छोटे ड्रोन्स के हमलों से बचने के लिए यूएई ने क्या किया कि वो ये जंगले लगा रहा है, जैसे बारबेक्यू वाले जंगले नहीं होते, ये इस किस्म के जंगले लगा रहा है, जालियाँ लगा रहा है अपनी तनसीबात के इर्द गिर्द। अगर कोई छोटा मोटा ड्रोन आए या कोई ड्रोन आकर अटैक करता है तो वो डायरेक्टली आकर तनसीबात के ऊपर गिरने के वो इन जालियों के साथ आकर टकराए और यहाँ पे जब धमाका हो जाएगा तो फिर कम नुकसान होगा उन तनसीबात का जिनके इर्द गिर्द ये जालियाँ लगाई जा रही हैं। तो ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ अभी हो रही हैं यूएई में। इसका मतलब ये है कि यूएई को इस बात का आइडिया है कि दोबारा लड़ाई हो सकती है। इस बात का आइडिया सऊदी अरब को भी है, बाकी ममालिक को भी है और अब ऐसी खबरें अमेरिकन मीडिया में और दीगर जगहों पे आना शुरू हो गई हैं जिनके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन तमाम ही गल्फ ममालिक ने ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में हिस्सा लिया, चाहे किसी ने ईरान की सरजमीन पर अटैक किया हो या ना किया हो। किसी ने ईरानी जो असासे हैं उन पे इराक में अटैक कर दिया, किसी ने कहीं अटैक कर दिया, किसी ने ईरान के अंदर ही अटैक कर दिया, किसी ने ईरान के जजीरों पे अटैक कर दिया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये खबरें सामने आ रही हैं और ईरान के दावे दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि खलीजी ममालिक से उनके ऊपर अटैक किए गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक और बात की, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि 4 बंदे पकड़े हैं कुवैत ने। ये एक कश्ती में जा रहे थे, इन 4 बंदों को गिरफ्तार किया और ये बताया गया कि बू बयान के जजीरे में आने की कोशिश में इनको गिरफ्तार किया गया है। ये बंदे जो है पासदारान इनकलाब से इनका ताल्लुक है और ये कार्रवाइयाँ डालने के लिए कुवैत में आए थे। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक स्टेटमेंट दिया
कि कोयती फौज ने हमारी एक कश्ती को कब्जे में लेकर 4 ईरानियों को गिरफ्तार कर लिया, वो बेगुनाह हैं। ईरान ने कहा कि उन्हें फौरन रिहा किया जाए, वरना रद्द अमल की हमसे तवक्को रखें कि इस मामले में हम शदीद रद्द अमल देंगे। जी नाज़रीन, अब पाकिस्तान की खबरों की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में तमगे इम्तियाज बांटे गए हैं, सदारती अवार्ड दिए जाते हैं, तमगे बांटे जाते हैं। इन तमगों की वो हालत कर दी है पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने, ऐसे ऐसे लोगों को तमगे दे दिए हैं कि कोई भी इज्जतदार आदमी आइंदा सोचेगा तमगा लेने से पहले, या कम से कम वो ये देखेगा कि इस तमगे के साथ किया क्या गया है। यानी जिस किस्म के लोगों को ये तमगे दे दिए, कुछ अच्छे लोगों को भी दिए गए, ऐसा नहीं कि सारे बुरे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों को तमगे दिए गए जिन्होंने जिंदगी में कोई कारनामा ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। यानी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को दिए गए जिन्होंने फॉर्म 47 जारी किए थे, ऐसे लोगों को दिए गए जिन्होंने अवाम के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया है, ऐसे सहाफ़ियों को तमगे दिए गए जिनकी कोई सहाफ़ती खिदमात नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ PMLN का बयानिया जो है उसको उठाकर रखते हैं, या वो टाउट्स के तौर पे काम करते हैं। धड़ाधड़ इनके अंदर जो है तमगे बांटे गए हैं। एक तरफ तमगे बांटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुल्क के वसाइल भी बांटे जा रहे हैं। आम आदमी के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है, लेकिन जो अशराफिया है उन्होंने अपने लिए क्या कुछ ले लिया। मोहम्मद उमैर एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक डाटा जारी किया है। अब जरा आप सारे करीब करीब हो जाएं और इस डाटा को जरा गौर से सुने ताकि आपके 14 तबक रोशन हो और आपको पता चले कि पाकिस्तान की मौजूदा जो अशराफिया है, जिन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर साहब ने मुसल्लत किया है, उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ क्या किया। जरा ये डाटा आप सुनिएगा। मैं सिर्फ आपको पंजाब की एक सूबे की मिसाल दे रहा हूं, जहां की वजीर आला कहती है मैं तनख्वाह नहीं लेती। तो ये आप जरा चेक करें वहां से डाटा। पंजाब में वुज़रा, स्पीकर और मुशीरान की जो तनख्वाहें हैं उनके हवाले से ये डाटा मैं आपको दे रहा हूं। पहले जो है एक रुकन पंजाब असेंबली की तनख्वाह होती थी 76,000 रुपए, अब वो तनख्वाह है 4 लाख रुपए। आप देख रहे हैं कितना इजाफा हुआ, 76,000 से 4 लाख तक पहुंचा दी, लगभग 5 गुना, 500% तक का इजाफा हुआ। पंजाब के सूबाई वजीर पहले 1 लाख रुपए लेते थे, अब 9,60,000 रुपए लेते हैं, 10 गुना इजाफा हो गया। स्पीकर पंजाब असेंबली पहले 1,25,000 रुपए लेते थे और अब 9,50,000 रुपए ले रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह पहले 1,20,000 रुपए थी और अब 7,75,000 रुपए है। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह पहले 83,000 रुपए हुआ करती थी और अब 4,51,000 रुपए तक यह तनख्वाह पहुंच गई है। मुशीरों की तनख्वाह पहले 1 लाख रुपए होती थी, अब 6,65,000 रुपए तक एक मुशीर की तनख्वाह पहुंचा दी गई है। वजीर आला के स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह पहले 1 लाख रुपए थी, अब 6,65,000 रुपए तक पहुंचा दी गई है। पंजाब हुकूमत ने मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला किया है। छुट्टी होने के बावजूद इनको पूरी तनख्वाह दी जाएगी और ये BBC पे भी, एक्सप्रेस न्यूज पे भी ये खबर छपी है। अब आप नाजरीन अंदाजा करें कि आम आदमी को इन्होंने क्या दिया। क्या जब से ये लोग आए तब से लेकर अब तक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 100% भी बढ़ी है? यहां तो 500% से लेकर 1000% तक इन्होंने, यानी 5 गुना से 10 गुना इन्होंने इजाफा कर दिया। तो एक आम आदमी जो है ना उसको आधा गुना भी नहीं मिला, यानी 50% भी बढ़ोतरी उसकी नहीं हुई। जो तनख्वाहें पिछले दौर में थी उसके साथ आप मवाजना करके देख लें, इन्होंने सारी रेवड़ियां आपस में बांटी हैं। आम आदमी के लिए ये पाकिस्तान छोड़ा ही नहीं इन्होंने, ये अशराफिया का पाकिस्तान बन गया है। वो दिन रात लूट मार कर रहे हैं। गरीब आदमी की तनख्वाह बढ़ानी होगी ना सरकारी मुलाजिम की, कहेंगे जी हम IMF से पूछ के बताएंगे, IMF हमें इजाजत देगा। गरीब को सब्सिडी या सहूलत देनी है जी, IMF से पूछेंगे। अपने जहाज ये जब मर्जी लेते हैं, गाड़ियां ये जब मर्जी लेते हैं, अयाशियां ये जब मर्जी